अधिगम के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। अधिगम अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम लर्निंग कहते हैं। यह एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बालक अपने अनुभव एवं विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। इसके लिए वह अपनी आदत में परिवर्तन लाता है या अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त करता है। अधिगम जन्मजात नहीं होता या वंशक्रम की देन के रूप में उसे विरासत में नहीं प्राप्त होता, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उसके द्वारा स्वयं ही अर्जित किया जाता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस कार्य में उसे अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, मित्र इत्यादि का सहयोग, निर्देश एवं सलाह प्राप्त होती है। जैसे प्रारंभ में बच्चों को यह पता नहीं होता कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे वह जल की उपयोगिता से परिचित होता है और इसके दुरुपयोग से बचने के लिए अपनी आदतों में सुधार लाता है। प्रारंभ में बालक यह नहीं समझता कि गंदगी फैलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब उसे इसकी समझ हो जाती है तो वह गंदगी फैलाने से बचता है एवं दूसरों को भी ऐसा करने से रोकता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह स्वयं ही स्वच्छ रहने की आदत विकसित कर लेता है। अधिगम को परिभाषित करने का कार्य विभिन्न विद्वानों ने किया है, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। जी मर्फी के अनुसार सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम की विशेषताएं। सामान्यतः अधिगम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यानी अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिकता का परिचायक है। सीखना विकास का प्रतीक माना जाता है। सीखना निरंतर परिवर्तन है। सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना एक विवेकपूर्ण कार्य है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होते हैं। सीखना एक प्रकार की खोज करना है। अधिगम के प्रकार। अधिगम अंततः व्यवहार में परिवर्तन का प्रतिरूप समझा जाता है। इसमें व्यवहारिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि भावनात्मक परिवर्तन न हो जाए, और भावनात्मक परिवर्तन का सीधा संबंध ज्ञान अर्जित करने से है। इस दृष्टिकोण से अधिगम के 3 प्रकार होते हैं, जो निम्नलिखित हैं। संज्ञानी अथवा संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अथवा मनोवृत्त्यात्मक अधिगम, कौशलात्मक अथवा क्रियात्मक अधिगम। अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है, जो निम्नलिखित हैं। अभ्यास के नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम के तहत सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है, क्योंकि अगर सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाते हैं तो उन्हें भूल जाने की संभावना रहती है। दूसरा है तत्परता के नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को किसी बात को सीखने हेतु मानसिक रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक उन्हें मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लिया जाता, उन्हें कोई चीज़ सिखाना संभव नहीं है। तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसी बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता अधिक होती है। नई बातों को भी शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं। अधिगम के सिद्धांत। ये अधिगम के नियम थे। अभ्यास के नियम, तत्परता के नियम और प्रभाव का नियम। इन नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। उसके बाद अधिगम के सिद्धांत। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर अधिगम के अन्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, जो निम्नलिखित है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, जिन्होंने बताया कि अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करता है। जब वह बार बार उस अनुक्रिया को दोहराता है तो उसमें सीखने की क्षमता भी बढ़ती है।
दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसे उत्तेजना, अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक पावलोव थे। इनके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समानांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। तीसरा है क्रियाप्रसूत अनुबंध सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इसे नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं। इनके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती है क्रिया प्रसूत कहलाती है। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है। चौथा अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इंसाइट थ्योरी। इसे गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर, काफ्का और वर्दीमर है। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा स्वरूप को कहा जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों में नहीं देखते हैं बल्कि एक संगठित अथवा समग्र स्वरूप से देखते हैं। पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत, हायरार्चिकल थ्योरी। इस सिद्धांत में गैने ने सीखने को मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बताया है जिसे कोई भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर आत्मसात करता है। इसके अनुसार सीखना व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर घटित होने वाली एक प्रक्रिया है जिसकी तुलना गैने ने जैविक प्रक्रिया से की है। इसके अंतर्गत सीखने के कई प्रकार बताए गए हैं। शिक्षण या अधिगम सिद्धांत के कुछ अन्य प्रमुख प्रकार हैं जैसे अधिगम अथवा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत, जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब वह स्वयं करता है, सीख करके सीखता है तो वह उसके अस्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। इस सिद्धांत में शिक्षार्थी जितना अधिक क्रियाकलापों में शामिल होता है उसका ज्ञान उतना ही व्यापक होता है। यह शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता विकास का कार्य भी करता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को कई प्रकार की गतिविधियों के लिए भी प्रेरित करता है। उदाहरण स्वरूप किसी पौधे के विषय में जानकारी देना है या उसके विभिन्न भागों के विषय में बताना है तो उससे कहा जा सकता है कि वह अधिक से अधिक पौधों और उसके विभिन्न भागों का अवलोकन करें। अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु प्रेरणा या अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण के लक्ष्य को निर्धारित या निर्देशित करता है। नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी इनमें होता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों में शिक्षण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने एवं रुचि पैदा करने का कार्य भी करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण की विषय वस्तु ऐसी हो ताकि शिक्षार्थियों को उसमें विशेष रुचि आए। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए उसमें किस्से, कहानियाँ, कविताएं एवं पहेलियाँ आदि को शामिल करना चाहिए। इससे शिक्षार्थियों का मनोरंजन होता है और उसमें सृजनात्मक एवं कल्पनाशीलता का विकास होता है। नियोजन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाती है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थियों को शिक्षण करवाया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वाले की योग्यताओं एवं क्षमताओं आदि का विशेष ख्याल रखा जाता है। इस सिद्धांत में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम उद्देश्यों की पहचान, कार्य विश्लेषण करना होता है। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एम्स। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण या अधिगम संबंधित कार्य लक्ष्य निर्धारित करके करवाया जाता है ताकि सभी शिक्षार्थियों को यह मालूम हो कि लक्ष्य क्या है, तभी उनमें अधिगम के प्रति रुचि आएगी। आवृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूरेंस। यह सिद्धांत शिक्षण या अधिगम को अस्थायी एवं सार्थक बनाने में अति महत्वपूर्ण होता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहते हैं, तो उनका ज्ञान लगातार समृद्ध होता रहता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता एक जैसा नहीं होता। इनके सीखने की क्षमता स्तर को वातावरणीय कारक और जन्मजात कारक प्रभावित करते हैं। कुछ शिक्षार्थी जल्दी सीखते हैं तो कुछ देरी से। ऐसे में हम पाते हैं कि शिक्षार्थी बहुबुद्धि प्रवृत्ति वाले होते हैं। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। शिक्षण के समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके। उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। जैसे शिक्षार्थियों से अपेक्षित होता है कि वह समूह में रहकर कार्य करें, वे एक दूसरे से विचार विमर्श करें तथा एक दूसरे के विचारों आदि को सम्मान दें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 के तहत कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को 6 भागों में विभक्त किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी या जल, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, छठा चीज़ें हम जो करते हैं वो बनाते हैं। इस प्रकार विषय वस्तु की विस्तृत व्याख्या पर्यावरण अध्ययन के पहले भाग में की गई है। पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ, उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की समझ भी निरंतर बढ़ती रहती है और 5 वर्ष की आयु तक आते आते उसकी सोच में विकास की झलक देखने को मिलने लगती है। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में जानने की जिज्ञासा पैदा होती है और वह इससे संबंधित प्रश्न पूछना प्रारंभ कर देता है। फिर जब उसे रंगों की पहचान हो जाती है तो वह रंगों से संबंधित विभिन्न बातों को समझने लगता है, जैसे कि पत्ते हरे रंग के होते हैं, भैंस काले रंग की होती है इत्यादि। ऐसी स्थिति में लाल रंग के पत्ते एवं काले रंग की गाय उसे सोचने के लिए विवश कर देती है और या तो वह काले रंग की गाय को भी भैंस मानता है या लाल रंग के पत्ते के बारे में प्रश्न पूछता है कि यह पत्ता लाल क्यों है। इसी तरह वह अपने परिवेश के बारे में गहराई से सोचना प्रारंभ कर देता है। कैसे पता करें कि बच्चे पर्यावरण के विषय में क्या क्या जानते हैं? बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीके का उपयोग संभव नहीं है। उनसे यदि हम पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पूछेंगे तो निश्चय ही वो यह बताने में असमर्थ होंगे। बच्चों के इस ज्ञान के परीक्षण के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को कुछ अनिवार्य क्रियाकलापों का सहारा लेना चाहिए। कुछ ऐसे क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार है। बच्चे से ये पूछा जा सकता है कि वह किस प्रकार का भोजन करता है, उसके माता पिता उसके लिए भोजन कैसे बनाते हैं, वह जो सब्जी फल इत्यादि खाता है वह कहाँ से आते हैं, बाज़ार में जो सब्जी फल इत्यादि उपलब्ध है वह कहाँ से आते हैं। इन प्रश्नों के पूछने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को यह पता है कि नहीं हमें अपने पर्यावरण से ही भोजन प्राप्त होते हैं। बच्चों से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीच विभेद करने तथा उनके अलग अलग लाभ के बारे में पूछना चाहिए। बच्चों से यह पूछना चाहिए कि जल उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है, जल के क्या क्या फ़ायदे हैं, जल का उपयोग वह किस प्रकार से करता है, जंगल किसके लिए लाभकारी है, जंगल एवं खेतों से हमें क्या प्राप्त होते हैं। इन प्रश्नों के जरिए बालक के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की परख की जा सकती है। इस तरह बालक के सामान्य दैनिक क्रियाकलापों, उसकी आयु एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए उससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर एवं विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर यह पता लगाया जा सकता है कि बालक पर्यावरण के विषय में कितना ज्ञान रखता है। पर्यावरण के विषय में 5 से 7 वर्ष के बच्चों की समझ। 5 से 7 वर्ष की आयु में बालक में अच्छी तरह सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह अभाव पाया जाता है। वे कल्पनाशील तो होते हैं परंतु वह अपनी कल्पना शक्ति से कुछ सृजन या निर्माण करने की क्षमता उनमें विकसित नहीं होती। इस आयु के बच्चों में विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति तथा वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति जैसी महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है।
पहली योग्यता के अभाव में वह यह सोचने में असफल रहता है कि उसके घर से स्कूल उतनी ही दूर है जितना कि स्कूल से उसका घर, अथवा उसकी एक बहन है तो उसकी बहन का भी एक भाई अवश्य होना चाहिए आदि। दूसरी योग्यता के अभाव में वह प्राय यह गलती करता है कि उसी के सामने अगर दो कांच के बर्तन लिए जाए जिनमें एक पतला लंबा हो तथा दूसरा छोटा और चौड़ा, तथा अगर चौड़े आकार के बर्तन में दूध पतले लंबे बर्तन में डाल दिया जाए तो वह कहेगा कि इस लंबे बर्तन का दूध पहले वाले से ज़्यादा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वही दूध दूसरे बर्तन में उसी के सामने डाला गया है। इस आयु में बालक पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझ पाने में असमर्थ होता है। वह प्रदूषण की अवधारणाओं को समझने में भी असमर्थ होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण उसके कारण से ही प्रदूषित हो रहा है या नहीं। पर्यावरण संरक्षण क्या है वह यह भी नहीं समझ पाता। पर्यावरण के विषय में 8 से 14 वर्ष के बच्चों की समझ। 8 से 14 वर्ष की आयु के बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम का वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का निर्माण हो जाता है। इसके आधार पर वह पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझने लगते हैं। वे वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी एवं विसंगतता को समझने लगता है। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ केवल मूर्त या स्थूल रूप तक ही सीमित होती है। जैसे कुत्ते या बिल्ली अगर उनके सामने हो तो वह उनमें विभेद कर सकता है। उसे गाय एवं भैंस में अंतर का भी पता चल जाता है। उसमें यह समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से जितनी अधिक या कम दूर या भारी हल्की होती है, दूसरी भी उसी के हिसाब से दूरी या वजन रखती है। अतः अब वह वजन या दूरी के मापों को अच्छी तरह समझने लगता है। 11 वर्ष की आयु के बाद बालक में सभी प्रकार की संपत्तियों का समुचित विकास होने लगता है। उसमें सोचने, विचारने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप कल्पना करो कि ABC एक त्रिभुज है, तार में विद्युत प्रवाहित हो रही है आदि जैसी बातों को वह आसानी से समझ लेता है। इस उम्र में बालक में अपने परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसके पास के खेत की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और यदि है तो क्यों है, या नहीं है तो क्यों नहीं है। उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस आयु में वह समझने लगता है कि पानी कहाँ से आता है, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके दुरुपयोग से कैसे बचा जाए, इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। वह समझने लगता है कि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है, इसलिए वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में मंथन करने लगता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं सीखना एवं अधिगम दोनों। 1 का 3 से